Hello students, today we are going to discuss about properties of determinants, and these properties of determinants are true for determinant of any order. Any order means if order is 1 or if order is 2 or if order is 3, then these properties are true, but we shall prove them for the determinant of order 3. These properties are used in order to simplify the determinant before expanding it. Clear? So property number 1 is reflection property. What is it? The value of the determinant remains unchanged by interchanging its rows and columns. Means rows और columns को आपस में interchange कर दो, then value of determinant में कोई change नहीं आएगा. इसके लिए मैंने example लिया है delta is equal to 2 minus 3 5 604 minus 1 5 minus 7. डेल्टा मीन्स डिटर्मिनेंट. सो जब मैंने इसको रो 1 के अलोंग एक्सपैंड किया तो मुझे आंसर क्या मिला? -28. क्लियर? ये -28 मुझे आंसर मिला एक्सपेंशन करके. अगर आपको एक्सपेंशन नहीं आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता देना. मैं इसका लिंक जो है वो अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. तो अब आगे देखो कि जब मैंने इंटरचेंज कर दिया रोज और कॉलम्स को, मींस मैंने कॉलम्स को रोज बना दिया और रोज को कॉलम्स बना दिया. यहाँ पर ये था 2 - 3 5, ये मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया 2 - 3 5. और यहाँ पर क्या था 604, ये मैंने सेकंड कॉलम बना दिया और थर्ड रो को मैंने थर्ड कॉलम बना दिया. तो जब मैंने इसको एक्सपैंड किया और एक्सपैंड करने के बाद मुझे आंसर फिर से क्या मिल गया? -28. सो पहले भी आंसर -28 था, अब भी आंसर -28 है. इट मीन्स रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करने से वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा. क्लियर? नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2, स्विचिंग प्रॉपर्टी. अब स्विचिंग प्रॉपर्टी क्या है? इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड. कि अगर कोई 2 रोज को इंटरचेंज कर दो या फिर कोई 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में साइन का चेंज आ जाएगा. पिछली प्रॉपर्टी में हमने सारी की सारी रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दिया था, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 2 रोज को आपस में इंटरचेंज करेंगे या फिर 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे. सो मैंने डेल्टा लिया, ये मेरे पास एग्जाम्पल था. आफ्टर एक्सपेंडिंग तो ये मुझे आंसर मिला -28. मैंने बार बार एक ही एग्जाम्पल लिया है ताकि प्रॉब्लम ना आए कोई. सो -28 इसका आंसर आ गया. अब मैंने क्या किया? इंटरचेंज कर दिया रो 2 और रो 3 को. ये मेरे पास रो 2 और रो 3 इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया. सो 1 5 - 7 बिकम्स सेकेंड रो एंड 604 बिकम्स थर्ड रो. थर्ड रो में आ गए. जब मैंने इनको एक्सपैंड किया तो मुझे एक्सपैंड करने पर आंसर क्या मिला? +28. So you can see that here the answer is -28 and here the answer is +28. So delta 1, मैंने इसको delta 1 कंसीडर क्यों किया? क्योंकि मैंने इसमें रोज इंटरचेंज कर दिए थे. So delta 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ -28. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि प्लस मीनिंग माइनस और माइनस. सो माइनस ऑफ, यहाँ पर डेल्टा लिखा मैंने क्योंकि डेल्टा की वैल्यू मेरे पास क्या थी? -28. सो दिस इज द रिजल्ट. और इसको आप कैसे लिख सकते हो? डेल्टा 1 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 1 इंटू डेल्टा. ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ऐसे मैंने क्यों किया. अब इसी के साथ अगर मैं सारी की सारी रोज को आपस में इंटरचेंज कर दूं, अब यहाँ देखो ये मेरे पास डेल्टा था, तो अब मैं इसको डेल्टा 2 सपोज कर लेती हूँ. सारी की सारी रोज को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं. रो 1 को हम रो 2 बना देते हैं और 604 को हम रो 3 बना देते हैं और 1 5 - 7 को रो 1 बना देते हैं. 1 5 - 7. क्लियर? 2 - 3 5 यहाँ पर चला गया और 604 ये यहाँ पर आ गया. तो फिर से देख लो एक बार, मैंने क्या किया? हर एक रो को अपनी पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पर ले आई मैं. रो 1 जो थी वो क्या बन गई? 2 - 3 5 रो 2 बन गई. -3 यहाँ पर आएगा. क्लियर? 2 - 3 5 ये रो 2 बन गई और 604 जो रो 2 थी वो मेरी थर्ड रो बन गई और 1 5 - 7 जो मेरी थर्ड रो थी वो क्या बन गई? मेरी फर्स्ट रो बन गई. तो जब मैं इसको एक्सपैंड करूँगी तो मुझे आंसर मिलेगा
-28। ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इसको एक्सपेंड करो या वीडियो पॉज करके इसका आंसर फाइंड करो। इसका आंसर क्या आएगा? -28। सो फ्रॉम हियर डेल्टा 2 इज इक्वल टू -28 क्या था मेरे पास? डेल्टा था। सो डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा, और मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? डेल्टा 2 इज इक्वल टू -1 स्क्वायर इंटू डेल्टा। क्लियर? मैंने यहाँ पर स्क्वायर क्यों यूज़ किया? क्योंकि मैंने 2 बार इंटरचेंजिंग की थी, और मैंने यहाँ पर 1 क्यों यूज़ किया था? क्योंकि मैंने सिर्फ 1 बार इंटरचेंजिंग की थी। तो इस तरह से आप जितनी बार इंटरचेंजिंग करोगे उसकी -1 की पावर में आप उतना ही नंबर लिख दोगे। जैसे अगर आपने 1 बार इंटरचेंज किया तो आप -1 की पावर 1 लिखोगे, और अगर आपने 2 बार इंटरचेंज किया तो -1 की पावर 2 लिखोगे। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2। क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 3 विच इज रेपिटेशन प्रॉपर्टी। रेपिटेशन प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि इसमें 2 रोज या 2 कॉलम्स रिपीट करेंगे। क्लियर? इफ 2 रोज और कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स सेम। अगर कोई 2 रो और कोई 2 कॉलम आपस में आइडेंटिकल हैं देन इट्स वैल्यू इज 0। इसके लिए मैंने एग्जांपल क्या लिया? डेल्टा इज इक्वल टू 323, 215, 323। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये दोनों रोज क्या हैं? आपस में आइडेंटिकल। क्लियर? मैंने जब इसको एक्सपैंड किया तो मुझे आंसर क्या मिला? 0 मिल गया। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन में जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप डायरेक्ट आंसर 0 लिखोगे और वहां पर प्रॉपर्टी मेंशन कर दोगे, और ये नहीं है कि आप एक्सपेंशन करोगे। क्लियर? तो ये थी रोज की बात। अब हम कॉलम्स की बात कर लें तो कॉलम्स अगर दोनों सेम होंगे, 3 3 3 3 2 2 3 3 मीन्स 3 2 3 फर्स्ट कॉलम, 3 2 3 सेकेंड कॉलम, तो ये दोनों कॉलम आपस में सेम हैं, इसलिए आफ्टर एक्सपेंशन मुझे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। लेकिन अब आपको एक्सपेंशन नहीं करनी है। जब आपको प्रॉपर्टीज का पता चल जाएगा आप डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। प्रॉपर्टी नंबर 4, स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी मीन्स हम किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। If each element of row or column of the determinant is multiplied by a scalar k, कोई भी स्केलर है k, उसके साथ हमने किसी रो को या किसी कॉलम के हर एक एलिमेंट को k के साथ मल्टीप्लाई किया, then its value gets multiplied by the scalar k। इसके लिए एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देख लो इसका। ये डेल्टा लिया मैंने, ये डेल्टा मेरे पास, और जब मैंने इसको एक्सपैंड किया तो मुझे आंसर क्या मिल गया? -34। क्लियर? उसके बाद अगर मैंने हर एक एलिमेंट को, रो 2 के हर एक एलिमेंट को मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई किया किसी स्केलर के साथ। मान लो मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, अगर आप चाहो तो आप 3 के साथ, 4 के साथ, -1 के साथ, -2 किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ देखो ये मेरे पास सेकेंड रो क्या थी? 1 3 4। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो सेकेंड रो क्या बन गई? 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। मीन्स यहाँ पर मैंने लिख लिया 2 6 8। तो मुझे डेल्टा 1 क्या मिल गया? डेल्टा 1 जब मैंने एक्सपैंड किया तो मुझे डेल्टा 1 की वैल्यू क्या मिली? -68। अब -68 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू -34। क्लियर? अब ये डेल्टा 1 क्या मिल गया मुझे? 2 इंटू, इसको मैंने डेल्टा पुट कर लिया क्योंकि मेरे पास डेल्टा की वैल्यू क्या आई थी? -34 आई थी, इसलिए मैंने डेल्टा 1 इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा लिख लिया। तो अगर आप किसी भी एक रो को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करोगे या फिर किसी भी एक कॉलम को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास उस डेल्टा की वैल्यू, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर्टी। क्लियर? इफ 2 रोज और कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मीनिंग मैं अभी आपको बता देती हूँ, देन इट्स वैल्यू इज 0। क्लियर? अब यहाँ पर देखो 1 0 2 18 36 1 3 4 7 17 3 एंड 6। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ कनेक्शन दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ कनेक्शन है क्या? 17 6 ज़ा 102, 3 6 ज़ा 18, 6 6 ज़ा 36। मीन्स इसके हर एक एलिमेंट को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे रो 1 मिलेगी।
तो तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल, मीन्स रो 1 एंड रो 3 आर प्रोपोर्शनल विद ईच अदर। सो मैंने 102 को क्या लिख लिया, 6 इंटू 17, 18 को मैंने क्या लिखा, 6 इंटू 3, और 36 को मैंने क्या लिखा, 6 इंटू 6। तो इसके आगे मैंने क्या किया, मैंने 6 कॉमन लिया। कहाँ से कॉमन लिया, फर्स्ट रो से, टेकिंग आउट 6 कॉमन फ्रॉम रो 1। मैंने रो 1 से 6 कॉमन निकाल लिया, तो ये मेरे पास 6 आ गया बाहर। अब यहाँ पर मेरे पास एलिमेंट क्या मिले मुझे, 17 3 6 1 3 4 एंड 17 3 6, 17 3 6 1 3 4 17 3 6। अब आप अगर इन दोनों रोज को ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि ये दोनों रोज क्या हैं, आइडेंटिकल। और आइडेंटिकल रोज की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, दैट इज रेपिटेशन प्रॉपर्टी, कि यहाँ पर जब आइडेंटिकल रोज हों तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। सो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। सो 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। सो आपको ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना है कि इफ 2 रोज और कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5, if each element of row or column of a determinant is expressed as the sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as a sum of 2 or more determinants। इसको मैं आपको क्लियर करवाऊंगी एग्जाम्पल के साथ कि जैसे मैंने सपोज करो ये डिटर्मिनेंट लिया 4 6 8 1 2 3 2 5 2, तो एक्सपेंशन करने के बाद मुझे आंसर क्या मिला, -8। ये मुझे आंसर मिल गया। अब अगर मैं क्या करूं कि फर्स्ट रो को एक्सप्रेस कर दूं सम ऑफ 2 टर्म्स, मतलब समझ में आया? तो चलो नहीं समझ आया तो मैं बता देती हूं कि जैसे ये मेरे पास 4 था, इसको मैंने एक्सप्रेस कर दिया 2 + 2 में। इसको मैंने कैसे एक्सप्रेस कर दिया, 2 + 2 में। ये मेरे पास 6 था, इसको मैंने कैसे एक्सप्रेस किया, 2 + 4 में। ये मेरे पास 8 था, इसको मैंने कैसे एक्सप्रेस किया, 2 + 6 में। क्लियर हो गया? अब जब मैंने इनको एक्सप्रेस कर दिया एज अ सम ऑफ 2 टर्म्स, यहाँ पर मैंने 2 टर्म्स ली, तो ये कंपलसरी नहीं कि 2 टर्म्स में ही आपको एक्सप्रेस करना है एलिमेंट्स को। आप तीन में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, 4 में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो मैंने एक्सप्रेस कर दिया, उसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखो, हम इस पूरे डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? ये मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया 2 1 2, ये मेरा बन गया फर्स्ट कॉलम। क्लियर? 2 2 5, इसका फर्स्ट एलिमेंट लिया 2 2 5, ये मेरा बन गया सेकंड कॉलम। अब 2 3 2, ये मेरा बन गया थर्ड कॉलम। क्लियर? अब जो एलिमेंट यहाँ पर जो सेकंड टर्म थी, सेकेंड टर्म क्या थी, 2, तो सेकेंड टर्म के साथ मैंने यहाँ पर 2 लिखा, 2 1 2, ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम आ गया। अब इसके साथ क्या आएगा, 4 2 5, ये 4 2 5 मेरा सेकेंड कॉलम बन गया, और 6 3 2 मेरा क्या बन गया, थर्ड कॉलम बन गया। मैंने यहाँ पर प्लस क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, प्लस था, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस यूज़ किया। यहाँ पर अगर माइनस होता, यहाँ पर भी माइनस होता और यहाँ पर भी माइनस होता, तो मैं यहाँ पर माइनस यूज़ करूँगी। तो जब मैंने इन दोनों को एक्सपैंड किया, इसको मैंने एक्सपैंड किया, फिर मैंने इसको एक्सपैंड किया, तो मुझे आफ्टर सॉल्विंग दिस डिटर्मिनेंट तो मुझे क्या मिला, -12। अब मेरे पास आंसर, जब मैंने इसको एक्सप्रेस नहीं किया था 2 टर्म्स में रो 1 के एलिमेंट्स को, तब भी मेरे पास आंसर -12 था, और जब मैंने इसको एक्सप्रेस कर दिया 2 टर्म्स में फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को, तब भी मेरे पास आंसर क्या था, -12 था। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पे कोई चेंज नहीं होता अगर हम डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस कर दें 2 डिटर्मिनेंट्स में। लेकिन अगर मैं इन एलिमेंट्स को 3 टर्म्स में एक्सप्रेस कर दूं, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास टोटल एलिमेंट क्या था, 4 था, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 + 1 + 1। अब ये क्या था, टोटल एलिमेंट 6,
तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2 + 2 + 2 और ये क्या था 2 + 6 8 तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2 + 4 + 2 क्लियर। तो ये एलिमेंट एज इट इज़ मैंने लिख लिए 2 5 3 2। सपोज करो मेरा डिटर्मिनेंट इस तरह से है मेरे पास, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ। सबसे पहले मैं फर्स्ट टर्म लूँगी फर्स्ट रो की। तो 2 1 2 मेरे पास एक डिटर्मिनेंट आएगा, यहाँ से 2 2 5 दूसरा कॉलम आ जाएगा, यहाँ से 2 3 2 2 3 2 मेरे पास क्या आ गया थर्ड कॉलम। नाउ इसका सेकंड कॉलम क्या होगा, सेकंड डिटर्मिनेंट क्या होगा 1 1 2। अब मैंने ये वाला एलिमेंट लेना है 1 1 2 2 2 5 2 2 5 और 4 3 2 4 3 2 प्लस, क्योंकि एक और भी मेरे पास टर्म है इसको मैंने लिया तो मेरे पास आएगा 1 1 2 1 1 2। इसको मैंने लिया तो 2 2 5 2 2 5 और 2 3 2 2 3 2। तो क्योंकि फर्स्ट रो में एलिमेंट्स को मैंने कैसे एक्सप्रेस किया एज अ सम ऑफ 3 टर्म्स, तो मुझे 3 डिटर्मिनेंट मिल गए। अगर आप एलिमेंट्स को एक्सप्रेस कर दोगे एज अ सम ऑफ 2 टर्म्स तो 2 डिटर्मिनेंट मिलेंगे, एज अ सम ऑफ 4 टर्म्स तो आपको 4 डिटर्मिनेंट मिलेंगे। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5। अब है प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ टू एनी row or column of the determinant a multiple of another row or column is added, the value of determinant remains the same. A multiple of another row or column is added, the value of determinant remains the same। ये मैंने 2 बार लिख दिया तो इसको मैं कट कर देती हूँ, ये मुझे 2 बार नहीं लिखना था। यहाँ फिर से देखो, if to any row or column of a determinant a multiple of another row or column is added, the value of determinant remains the same। तो ये नहीं आएगा, ये मैंने 2 बार लिख दिया। तो अब इसका एग्जाम्पल जो है वो देख लो कि मैंने ये एग्जाम्पल लिया, इसको मैंने एक्सपैंड किया तो मुझे आंसर क्या मिला -108। डिटर्मिनेंट मेरा क्या था 2 3 4 5 6 7 8 -9 और 10। तो जब मैंने इसको एक्सपैंड किया मुझे क्या मिला -108। अब मैं सपोज करो हर एक एलिमेंट को रो 2 के हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और उसको फिर मैं ऐड कर दूं रो 1 में। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है 5, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलेगा 15, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलेगा 18 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलेगा 21। मैंने सभी को 3 से मल्टीप्लाई किया और रो 1 के एलिमेंट्स में ऐड कर दिया। क्लियर। तो जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगी, जैसे कि मैं इसको लिख लूंगी पहले 17 5 8 21 6 -9 25 7 10। तो जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगी मुझे आंसर फिर से क्या मिलेगा -108। इट मीन्स कि जब हम किसी भी रो को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें और उसको किसी दूसरी रो में ऐड कर दें तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो बच्चे ये थी प्रॉपर्टीज़ 6 प्रॉपर्टीज़ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करने के लिए, और इन्हीं के ऊपर बेस्ड एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आता है 6 मार्कर क्वेश्चन। तो आपको बहुत ही प्रैक्टिस करनी है इन प्रॉपर्टीज़ को, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करो ताकि आपकी पकड़ हो जाए इस टॉपिक के ऊपर। सो आई होप दिस इंट्रोडक्शन इज़ लिटिल बिट क्लियर टू यू and the whole topic will be cleared after doing some questions. So in my next video lecture we will try to solve some questions related to these properties. Till then, bye bye.